कहानी की शुरुआत एक लड़के कोजी से होती है जो पेड़ पर बैठ के आज की कमाई गिन रहा था कि तभी देखता है नीचे 2 लेवल 1 के लोगों पे एक स्लाइम अटैक करने वाला था। लेवल 1 पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय उसका शिकार बनने को। लेकिन आखिरी पल में कोजी अपना एक सिक्का रजनीकांत स्टाइल में स्लाइम पर फेंकता है और वो बूम शाकालाका। बाप बेटे दोनों हैरान हैं। कोजी तभी नीचे कूद के पूछता है कि वो ठीक तो हैं। फिर कोजी ने उस लड़के को काफी कॉपर कॉइन्स दिए और समझाया कि स्लाइम मारने के लिए ये ड्रॉप्स हैं और मॉन्स्टर हंटिंग करना पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। लेकिन लड़का बोलता है कि मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक और डरावने लगते हैं, वो नहीं कर सकता। कोजी उसे फोर्स नहीं किया और चलने लगा। तभी लड़के ने पूछा कि क्या वो कोई हीरो है। कोजी ने कैजुअली अपना स्टैट्स स्क्रीन दिखाया जो लेवल 999 विलेजर का था और ये देख के तो दोनों बिल्कुल दंग रह जाते हैं। दरअसल इस दुनिया में पैदा होते ही लोगों का टैलेंट असाइन हो जाता है। काश रियल लाइफ में भी ऐसा होता। खैर, जिनमें आते हैं वॉरियर, सॉर्सरर्स जैसी नॉर्मल क्लासेस के साथ कुछ लेजेंडरी टाइटल भी, जैसे हीरो, किंग और सेज। और सबसे नीचे वाली क्लास जो है वो है विलेजर, बिल्कुल यूजलेस और पावरलेस। ज्यादातर विलेजर्स इतने बेकार होते हैं कि पूरी जिंदगी में कूद पाद के उनका लेवल 10 जाना भी मुश्किल होता है, तो उन्हें फार्मिंग या इन कीपिंग जैसी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन कोजी वो अलग है। उसी वक्त जंगल में कहीं एक छोटी लड़की एक डार्क और स्कैरी गुफा की तरफ बढ़ रही होती है। दरअसल अंदर एक लेजेंडरी तलवार है और वो वही लेने आई है, चाहे भले उसने कोई होमवर्क ना किया हो। वापस शहर में कोजी गिल्ड में जाकर के अपनी डेली मिशन रिपोर्ट देता है। रिवार्ड में उसे 5 गोल्ड पीसेस मिलते हैं। सारे एडवेंचरर्स अचानक से मुड़ के देखते हैं कि इतना पैसा, मतलब कितने मॉन्स्टर मारे होंगे इसने। पर कोजी परवाह नहीं करता और निकल जाता है। वो दरअसल 10,000 गोल्ड इकट्ठा करना चाहता है ताकि एक स्पेशल लूट बॉक्स खरीद सके। लेकिन अभी सिर्फ आधा सफर हुआ है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर रुका नहीं है। वो क्वेस्ट बोर्ड पर जाता है नए क्वेस्ट ढूंढने। रास्ते में वो कुछ एडवेंचर्स की बात सुनता है कि रिसेंट मॉन्स्टर्स तो काफी क्रेजी हैं। कैपिटल ने भी एक जॉब पोस्टिंग डाली है, एक प्राचीन गुफा इन्वेस्टिगेट करो, बहुत खतरनाक है लेकिन सक्सीड करोगे तो किस्मत ही बदल जाएगी। 30 ब्लू डेविल्स मारने पर एक गोल्ड कॉइन मिल जाएगा और कोजी ये मौका कैसे छोड़ सकता है। वो डिसाइड करता है कि आज दोपहर इसी कोस्ट पर जाएगा। इधर शहर के बीच एक हीरो रेक्स एक स्पीच दे रहा होता है कि भाइयों बहनों, सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके डीमन किंग को हराना है और जितने भी टैलेंटेड सिटीजन्स हैं उन्हें हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। वो और कैरोल अपने स्टेटस रिवील करते हैं, हीरो और सेज, और सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और एक एक करके वॉलंटियर करने लगते हैं। एक वॉरियर भी जो लेवल 80 से ऊपर का है, लेकिन रेक्स उसे रिजेक्ट कर देता है। शायद ध्रुव राठे था। कहता है कि तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। प्रूफ में बताता है कि देखो मैं खुद लेवल 90 का हूँ। वो आदमी आर्ग्यू करता है कि आपकी मिलनी कैरोल भी तो सिर्फ लेवल 22 की है। रेक्स मानता है कि हाँ, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि कैरोल एक सेज है, वक्त के साथ लेजेंडरी सपोर्ट बनेगी, साथ ही वो किंगडम की तीसरी प्रिंसेस भी है, तो उसका पार्टिसिपेशन डीमन किंग की हार में किंगडम को स्टेबलाइज करेगा। सब मान लेते हैं कि पॉइंट तो है। अगला वॉलंटियर एक बूढ़ा प्रीस्ट करता है, कहता है कि उसकी होली पावर्स डीमन के खिलाफ काम आएगी, लेकिन रेक्स उसे भी रिजेक्ट कर देता है। शायद ये कुणाल कामरा था। कहता है कि वो अब एक लंबी जर्नी के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है, रास्ते में अगर हेल्थ खराब हुई तो उसके साथ सब स्लो हो जाएंगे। तब भीड़ में एक और प्रीस्ट हाथ उठाता है, कहता है कि वो लेवल 80 का है और सिर्फ 20 साल का है, बिल्कुल फिट रहेगा। रेक्स उसे भी रिजेक्ट कर देता है और तुम लोग कमेंट में बताओ ये कौन हो सकता है। इस बार वो बकवास रीजन ये देता है कि 20 साल के लौंडे लौंडियाबाजी करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि काम में। इसके बाद तभी एक और पृष्ठ हाथ उठाता है। एक क्यूट 17 साल की लड़की पूछती है कि क्या वो क्वालिफाई कर सकती है। अभी सिर्फ लेवल 50 की है और फौरन रेक्स एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पार्टी में वो ज्यादा मर्द नहीं चाहता था। किनारे पर खड़ा कोजी ये सब देख के सोचता है कि कितना अच्छा होता होगा हीरो और सेज के साथ सफर तय करना। डीमन किंग को मार करके शोहरत मिलता होगा, लेकिन उसका खुद अप्लाई करने का कोई इरादा नहीं था, बस वो दूर से तमाशा देख रहा था। रेक्स इधर कहता है कि हाँ भाई, बिक गया, बस एक ही सीट आखिरी बचा है। तभी एक प्रिटी लिटिल विच आगे आती है और रेक्स फौरन एक्सेप्ट कर लेता है बिना उसके कुछ बोले ही। सो खत्म, चलो भागो। कोजी अपनी क्वेस्ट पर वापस जाता है जिससे जल्दी खत्म करना चाहता है। मॉन्स्टर मिलते ही कोई आम इंसान की लंगोट गीली हो जाती, लेकिन कोजी के लिए ये तो फ्री का माल है। एक ही बार में वो खत्म कर देता है। फिर नीचे गिरे हुए पैसे को वो आज भी बड़े ही शौक से उठाता है। 30 से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स उसे मिलते हैं और किल काउंट भी उसका 1 बढ़ जाता है। तो सोचता है कि चलो डिनर से पहले काम खत्म करते हैं। वो केव में चलता जाता है और हर मॉन्स्टर को 1 टैप मारता है। एक जगह तो उसे एक रेयर ड्रॉप मिलता है, ब्लू डेविल का सिंग।
मार्केट में ये काफी महंगा बिकता है तो सोचता है कि बाद में बेचूंगा। खुद कभी समझ नहीं आया कि इसमें ऐसा खास क्या है, उसे तो हमेशा यूजलेस ही लगा। थोड़ी देर में 15 ब्लू डेविल्स खत्म करके वो एक कॉर्नर से मुड़ता है जहाँ रेक्स हीरोज पार्टी के साथ दिख जाता है। फौरन पत्थर के पीछे छुप जाता है, सोचता है हीरो पार्टी स्किल्ड है, लेकिन कोई नौटंकी ग्रुप लग रही है रेक्स के नेतृत्व में। पर उसको तो ना सूधो का लेना ना माधो का देना था, तो चुपचाप निकल लेता है उनके नोटिस करने से पहले। तभी नीना बाकी सबको कहती है कि उसे लगा कि वहाँ कोई था। रेक्स ओवर कॉन्फिडेंट है कि ब्लू डेविल ही होगा जो हमें देख के भाग गया। हाँ, डरपोक। पारना पूछती है कि डीमन किंग का किला तो दूसरी तरफ है ना, तो हम यहाँ क्यों आए हैं। टीना भी क्यूरियस थी तो रेक्स एक्सप्लेन करता है कि इस डंजन में एक खास खजाना छुपा है, एक लेजेंडरी तलवार जो सिर्फ लेवल 90 के ऊपर का हीरो ही यूज कर सकता है। जो सुन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। रेक्स बताता है कि जो केव की दीवारों पर ये रॉयल क्रेस्ट लगे हैं ना, उन्हें फॉलो करो तो वो तलवार मिलेगा। पारना पूछती है कि अगर इतनी लेजेंडरी तलवार यहाँ थी तो रॉयल फैमिली ने किसी को पहले देकर के डीमन किंग से लड़ने क्यों नहीं भेजा। जिस पर रेक्स बताता है कि हीरो क्लास रेयर है लेकिन यूनिक नहीं है, और भी हीरोज हैं पूरे देश में, और रॉयल फैमिली जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। डर है कि किसी और के हाथ में इतनी पावर चली गई तो ट्रम्प बन जाएगा। उम्मीद किए थे कि फैमिली में ही कोई हीरो क्लास अवेकिन करेगा, लेकिन राजा के सब बेटे तो PS5 में लगे हैं, और जबकि वो एक ऐसा हीरो है जो तीसरी प्रिंसेस के साथ सफर कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे ही तलवार का पता बता दिया जाए। रेक्स कंफर्म करता है कि तलवार से डीमन किंग को हराया जा सकता है, फिर सबको जल्दी करने को कहता है ताकि असली मिशन शुरू हो सके। उधर केव में वही छोटी लड़की अभी भी लेजेंडरी तलवार ढूंढ रही है। उसके सर में बुद्धि है या नहीं, पर सर के पीछे 2 गुद्दी जरूर है, जिससे लगता है कि वो कोई डीमन है। कोजी की तरफ 28वां डीमन खत्म कर चुका है वो, जिससे 950 सिल्वर अर्न हो गई है, और अब क्वेस्ट ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है। थोड़ी देर और फिर घर निकलना है उसे, लेकिन सोचता है कि इतने ज्यादा ब्लू डेविल्स आजकल क्यों दिख रहे हैं। अचानक से वो लड़की कोजी के पास से भागती हुई निकल जाती है। वो उसे वार्न करना चाहता है कि आगे डीमंस हैं, लेकिन वो तो सीधा उनके बीच से निकल जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, जिससे कोजी समझ जाता है कि अच्छा बेटी। हीरो पार्टी की तरफ सब लड़ते हुए लेजेंडरी स्वॉर्ड वाले कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ वो लड़की पत्थर के सामने खड़ी है और तलवार गायब। सब अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तो किसी को आना नहीं चाहिए था, और स्ट्रॉन्ग माना भी उन्हें फील हो रही है। शक होता है कि वो कोई डीमन लड़की है और पूछते हैं कि तलवार कहाँ है। लड़की पैनिक में एक्सप्लेन करती है कि वो नहीं ली है, ऑलरेडी गायब थी। पारना मानती है कि सच कह रही है, इसके सलवार में तलवार छुपाने की जगह भी नहीं है, लेकिन उसकी सींग तो प्रूफ है कि वो डीमन है, और डीमंस इंसान के दुश्मन होते हैं। बच्ची है तो क्या हुआ, खत्म करना ही होगा। सब अटैक स्पेल चलाते हैं, लेकिन एक पल में कोजी आगे आ जाता है और अटैक रोक लेता है। सब हैरान होते हैं कि कोई उन्हें इतनी कैजुअली कैसे रोक सकता है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये भी कोई डीमन है जो इस डीमन लड़की को बचा रहा है, लेकिन कोजी उन्हें कन्विंस कर देता है ये कह करके कि अरे इस लड़की के सींग तो सिर्फ बालों के एसेसरीज हैं, और उसे तरस आया क्योंकि वो नहीं चाहता ये गलतफहमी का शिकार बन जाए। हीरो पार्टी मान जाती है, फिर भी सस्पिशियस है कि ये तलवार वाले रूम में थी और तलवार गायब है। तलवार का जिक्र सुन के कोजी को याद आता है कि ओ अच्छा उस तलवार की बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ महीने पहले इस गुफा में मैं एक्सप्लोर करने आया था तो मुझे मिला, लगा कि लावारिस है तो ले जाकर के बेच दिया। माफ करना, पता नहीं था कि वो इम्पोर्टेंट थी। रेक्स और बाकी यकीन नहीं कर पाते हैं कि बेच दिया। उस तलवार पर ऐसा मैजिक था जिसे सिर्फ कोई हीरो ही उठा सकता है। कोजी मानता है कि हाँ भारी तो थी, लेकिन कीमती लगी तो उठा ही लिया। सबको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो साबित करने के लिए कोजी कैजुअली उस पत्थर को उठा लेता है जिसमें तलवार थी। ये करना तो और भी ज्यादा नामुमकिन था, जिससे सब स्टंट होके पूछते हैं कि तेरा लेवल क्या है, और कोजी कहता है कि पिंग 9NN+। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं स्टैट्स स्क्रीन पर देख करके, लेकिन उसने तो बेसिकली वो खजाना ही बेच दिया जो डीमन किंग को हराने के काम आता। अब कैरोल रिक्वेस्ट करती है कि उनकी पार्टी को ज्वाइन करे ताकि उसकी ताकत से डीमन किंग को हराने में मदद होगी। कोजी सीधा मना करता है कि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, न ही डीमन किंग ने उसका कुछ बिगाड़ा है। हालांकि वो हीरो पार्टी को गलत नहीं कह रहा, बस वो खुद इसमें नहीं पड़ना चाहता। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़े हुए डंजन से निकल जाता है और बाहर आकर के उसका हाथ छोड़ अपने घर जाने पड़ता है कि तभी अचानक वो लड़की उससे शादी करने को बोलती है। कोजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अबे हाथ छूने से कौन शादी करता है बे। कहता है कि वो कोई बिलियनियर नहीं है जो एप्स्टेन आइलैंड का शौक रखता है। आगे बढ़ने लगता है, पर वो लड़की पीछे भागती हुई आती है कि रुक जाना और जाना, हमसे 2 बातें करके चले जाना। कोजी सीधा कहता है कि पागल लड़की, बच्ची से शादी नहीं हो सकती। एलिस कहती है कि अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही, वो वेट कर लेगी। कोजी अब अनकंफर्टेबल होने लगता है। टॉपिक बदलता है पूछ करके कि उसे वो लेजेंडरी तलवार आखिर क्यों चाहिए थी।
एलिस बताती है कि उसके पापा डिमन किंग हैं और काफी वक्त से बीमार हैं, तो उसे डर था कि इस हालत में अगर हीरोज तलवार ले लेते हैं तो उन्हें मार सकते हैं। कोजी हैरान है कि क्या डिमन किंग 1 साल से बीमार है? पिछली बार ही तो उसे मिला था मैं, तब तो वो ठीक था। एलिस हैरान है कि क्या वो उसके पापा को जानता है। कोजी कहता है कि हाँ, 1-2 बार मिला था कुछ साल पहले। एलिस पूछती है तो इसलिए तुमने हीरोज की मदद नहीं की? कोजी कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ अपने सिद्धांतों पर चलता है, जो ये है कि डीमन किंग को मारने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आखिरकार पूरी प्रॉब्लम की वजह ये है कि डीमंस मायज़मा रिलीज करते हैं, जो बदले में मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है और वो इंसानों पर अटैक करते हैं। डीमंस खुद इनहेरिटली इंसानों को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ उनके आसपास रहने से वो इंसानों को सफर कराते हैं। तो डीमन किंग को मारने जैसी कोई चीज लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होगा। एलिस कहती है कि वो इंसानों और डीमंस के बीच पीसफुल की तरह काम करने की कोशिश कर रही है, और ये करने के लिए उसे साबित करना है कि दोनों स्पीसीज साथ मिलकर रह सकते हैं, और इसीलिए वो कोजी से शादी करना चाहती है। लेकिन कोजी फिर भी रिफ्यूज करता है कि अबे पागल वागल है क्या, वो जो होप कर रही है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और वैसे भी डीमंस इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ इस बात को छोड़ के कि उनका मायज़मा मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है, और सब पहले से ये जानते हैं। लेकिन ह्यूमंस जो है वो मॉन्स्टर्स का अटैक को रोकने के लिए डीमंस को मारने की कोशिश करते रहते हैं, और डीमंस को अपने डिफेंस के लिए इंसानों को मारना पड़ता है, जो सिर्फ और ज्यादा भड़काता है, और ऐसे ही ये डिप्रेसिंग साइकिल चलता रहता है। कोजी कहता है कि दुनिया ऐसे ही काम करती है और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इधर डंजन में हीरो पार्टी अब इस बारे में सोचने में बिजी है कि अब क्या करें, जब लेजेंडरी तलवार ही चली गई। कैरोल कहती है कि चलते हैं, नया प्लान सोचेंगे, अभी के लिए तो वापस ही चलते हैं। लेकिन रेक्स को कोई चीज परेशान कर रही थी, क्योंकि कोजी के जाने से बिल्कुल पहले वो झुककर उसके पास आया था और उससे कहा था कि वो अभी भी नहीं समझता कि दुनिया कैसे काम करती है। और रेक्स खुद को ये फील करने से रोक नहीं पाता कि कोजी कुछ ऐसा जानता है जो उसे नहीं पता, और जब तक वो पता नहीं कर लेता कि वो क्या चीज है, वो अपनी पूरी ताकत से स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगा ताकि उनका मिशन कंप्लीट कर सके। इधर जैसे ही कोजी शहर की तरफ वापस चल रहा होता है, नोटिस करता है कि एलिस पूरे वक्त से उसका पीछा कर रही है। अब वो इसे थक गया था तो पूछता है कि अब वो क्या चाहती है। मैंने बोला ना ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन एलिस कहती है कि वो बात नहीं है। हाँ, अगर कोजी उससे शादी करने को एग्री करता है तो वो खुश जरूर होती, लेकिन क्योंकि उसने ना कह दिया है तो वो एक्चुअली उम्मीद कर रही है कि वो उसके लिए अब कुछ खरीद तो सकता ही है। दरअसल उसके डैड की कंडीशन अभी बहुत बुरी है, तो वो उसे ठीक करने में मदद के लिए कुछ स्पिरिट वाटर लेना चाहती है, लेकिन मेडिसिन सिर्फ ह्यूमन टाउन में होती है और वो वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उसके हॉर्न से जब मायज़मा लीक होगा तुरंत लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक डीमन है। वो ये भी मेंशन करती है कि वो मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा ले आई है, फिर झोली में रखी 500 सिल्वर कॉइन्स दिखाती है, जिस पर कोजी कहता है कि स्पिरिट वाटर 10 गोल्ड कॉइन के आते हैं, तो उसके पास जो है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। एलिस को पता नहीं था कि मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होगी, तो वो कोजी से पूछती है कि क्या वो उसे खरीदने के लिए थोड़ा पैसा उधार दे सकता है। कोजी तुरंत जवाब देता है कि नहीं, और इसकी जगह पूछता है कि वो क्या सोचती है, मेडिसिन सच में सब कुछ सॉल्व कर देगा, क्योंकि चाहे उसके डैड बेटर हो भी जाए, ह्यूमंस फिर भी उसके पीछे होंगे और आखिरकार वो उसे मारने में मैनेज भी कर लेंगे। वो उससे पूछता है कि क्या उसे ह्यूमैनिटी के खिलाफ कम से कम थोड़ा तो नफरत होगा ही, लेकिन एलिस के पर्सपेक्टिव से ह्यूमैनिटी से नफरत करना भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं करेगा। इसलिए वो इसकी जगह अपनी एनर्जी ह्यूमंस और डीमंस को यूनाइट करने की कोशिश में फोकस कर रही है, ताकि सब साथ मिलकर रह सके। खासकर क्योंकि वो जानती है कि वहाँ उसके जैसे भी ह्यूमंस हैं जो डीमंस के खिलाफ नहीं है। कोजी उसके जवाब से सरप्राइज होता है, वो उसकी डेडिकेशन को रिस्पेक्ट करता है और उसकी मेडिसिन के लिए पे करने में मदद करने को एग्री हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो भी उसके साथ टाउन आएगी। एलिस उसे कहने की कोशिश करती है कि वो वहाँ नहीं जा सकती, बताए तो उसकी सींग की वजह से, लेकिन कोजी ने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया था। वो एक रिबन निकालता है और उसकी सरप्राइज में मायज़मा पूरी तरह लीक करना बंद हो जाता है। वो रिबन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अमेज्ड होती है, पूछती है कि उसने इसे कैसे बनाया, और वो एक्सप्लेन करता है कि उसने इसके मटेरियल्स मॉन्स्टर स्पॉन क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करके हासिल किए थे। वो एग्जैक्टली श्योर तो नहीं है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ऐसे एलिस को उसके साथ टाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो टाउन में पहुंचते हैं, एलिस अपने आसपास सब कुछ देख के अमेज्ड है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो ऐसे शहर में आई है। पास का एक स्टॉल ओनर ने नोटिस किया कि ये बच्ची कितनी खुश लग रही है, लगता है पहली बार आई है, तो वो उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक सेब देता है। एलिस बहुत ग्रेटफुल है और आदमी को थैंक्स देती है। जैसे ही वो और कोजी चलते रहते हैं, वो कोजी से पूछती है कि ऐसा सेब कितने का आता होगा, क्योंकि उसे पैसे का कितना वैल्यू है इसकी अच्छी समझ नहीं है। तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये एक सेब 150 कॉपर कॉइन्स का है और 10,000 कॉपर कॉइन्स का एक सिल्वर कॉइन होता है, जो एक पूरी दावत दिला सकता है।
फिर 1000 सिल्वर कॉइन्स का एक गोल्ड कॉइन होता है जिससे एक छोटा घर खरीद सकते हो। यानी अब इससे ही समझो कि 10 गोल्ड कॉइन स्पिरिट वाटर के लिए पे करना कितनी बड़ी रकम होगी। एलिस कोजी से पूछती है कि क्या वो सच में उसके लिए इतना पैसा खर्च करेगा, जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बाद में जाकर के डिमन किंग से डबल वसूलेगा। एलिस के साथ डिनर करने के बाद कोजी उसे अपने रूम में ले आता है और कहता है कि एक पल यहीं वेट करो, किसी और को भी लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो गेट खोलती है, इतने बड़े आदमी को देख के उसके होश ही गायब हो जाते हैं। होश में आने के बाद कोजी एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी दोस्त तकाको है और उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से बता दिया है कि तुम एक डीमन हो। और तकाको को भी कोई परेशानी नहीं है इस बात से, क्योंकि तकाको की जिंदगी में भी एक वक्त था जब वो सोचती थी कि सारे डीमंस को ही खत्म करना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन जब वो खुद इंजर्ड थी और मरने के कगार पर आई, एक डीमन ने उसकी जान बचाई और तब से उसने डीमंस का शिकार करने का ख्याल ही छोड़ दिया। वो कहती है कि एलिस को वो कल डीमन लॉर्ड के कैसल वापस छोड़ आएगी। लेकिन अचानक से मॉन्स्टर्स आसमान से बरसने लगते हैं। पता चलता है कि हाल ही में बना एक डीमन जनरल इस अटैक के पीछे है। वो पूरे टाउन को एड्रेस करता है कि पुट योर एस ऑन द ग्राउंड नाउ, क्योंकि ये एक इन्वेजन है और उसे यकीन है कि उनके पास इतने सारे मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन जब कोजी के पास एक मॉन्स्टर गिरता है तो वो एक रिटर्न गिफ्ट लॉन्च करता है, लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि अरे उसका पैसे वाली पोटली भी उड़ गई। तो वो उसे उठाने के लिए भाग जाता है। और जब एनिमेटर्स डिफरेंट लैंग्वेज में हीरो को गरीब और छिछोड़ा दिखा रहे थे, तकाको इधर एलिस की हिफाजत कर रही है। लेकिन वो जल्दी ही हीरो पार्टी के सामने आ जाते हैं। जो लोग भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ह्यूज फायर पावर से सब परिंदों को नीचे गिराने का प्लान करते हैं। अब वो जैसे ही आसमान में एक बैरेज अनलीज करने वाले होते हैं, कोजी आता है, उन्हें रोकता है कि अबे बेवकूफो, ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है नहीं। अगर वो अपने किसी भी सूट को मिस करते हैं तो वो सीधा उनके ऊपर वापस गिरेगी, और चाहे वो सारे परिंदों को नीचे लाने में मैनेज भी कर लें तो ये डीमंस को अपने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ रिलीज करने पर मजबूर कर देगा। कैरोल एडमिट करती है कि बंदा हैंडसम के साथ स्मार्ट भी है, लेकिन वो उसी से पूछती है तो बताओ क्या उसके पास कोई बेटर आइडिया है। और इसके जवाब में कोजी उससे कहता है कि वो ऊपर जाएगा और उसके डीमन जनरल से बात करने की कोशिश करेगा, पता लगाने के लिए कि वो क्या चाहता है। बाकी लोग सोचते हैं कि ये तो काफी रिस्की आइडिया है, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पता चले, कोजी हवा में जंप करता है और ताकोको की थोड़ी सी बूस्ट से वो सीधा डीमन जनरल के सामने होता है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।